नमस्कार जी सभी को। आज मैं लेकर हाजिर हूँ अगला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। जो पिछले लेक्चर्स हम लोगों ने स्टडी किया जिन लेक्चर्स के अंदर, दोज वर इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज की बात की, चार्जेस कैसे एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप, मेथड्स ऑफ चार्जिंग और कूलम्स लॉ, उसकी वेक्टर नोटेशन, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमने स्टडी कर लिया। मीन्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन थी वो हमने गेन कर ली है। सो नेक्स्ट इज बेसिकली कि वो जो एक चार्ज है वो दूसरे के ऊपर फोर्स किस मैकेनिज्म से लगाएगा। जो हमने फोर्स कैलकुलेट की, वी कैलकुलेटेड दिस इज वन पार्टिकल, दिस इज टू पार्टिकल, इट इज Q1 चार्ज, इट इज Q2 चार्ज, एंड दे आर अप्लाइंग म्यूचुअल फोर्स ऑन ईच अदर F12 एंड F21 एंड वी प्रूव्ड इट वाज इक्वल एंड ऑपोजिट। और हमने ये भी प्रूव किया कि फोर्स वाज सेंट्रल फोर्स, कि मतलब उसी लाइन के अलॉन्ग ही अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे आप चार्ज मानिए, मेरी कैपेबिलिटी आपको पता करनी है। आपने तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्स मेजर की, इधर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्स मेजर करी, इधर से आएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स मेजर करेंगे, बट मैं इधर भी फोर्स लगा सकती हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इन ऑल डायरेक्शंस आई एम एबल टू अप्लाई फोर्स। तो जो मेरा रीजन है फोर्स का, मेरा जो मैकेनिज्म है कि मैं किस किस डायरेक्शन में किस किस तरीके से फोर्स लगा सकती हूँ, वो आप नहीं देख पाए। तो वो मैकेनिज्म देखने के लिए जिस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्दो फील्ड्स पे मेरा एक लेक्चर डिटेल में यूट्यूब पर ही है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, ऑल्दो वो लेक्चर है, लेकिन ये जो लेक्चर है ये +2 और बीएससी दोनों के लिए ही दोनों के ही सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेगा। तो देखिए जो फील्ड वर्ड है, फील्ड वर्ड जब आ जाता है, फील्ड मतलब स्पेस और रीजन। अब उस स्पेस में क्या खास बात है, वहाँ पर क्वांटिटी अपनी वैल्यूज को चेंज कर रही है, पॉइंट टू पॉइंट क्वांटिटी इज चेंजिंग इट्स वैल्यू, उसको हम बोलते हैं फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ये वो रीजन है, ये वो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज चेंजिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। एंड इन अदर वर्ड आई कैन से, इफ यू वांट टू नो द मैकेनिज्म हाउ अ चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन अदर चार्ज इन ऑल द डायरेक्शंस, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, फील्ड की, स्पेस की, कि मेरे चारों तरफ का वो स्पेस। अब आप मुझे एक चार्ज मानिए, मान लीजिए मैं एक चार्ज हूँ, आप इधर से, आप दूसरा चार्ज आप इधर से आ रहे हैं, जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं धड़ाम से फोर्स लगाऊंगी, इधर से जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं धड़ाम से फोर्स लगाऊंगी, आपको पुश करूंगी, धक्का मारूंगी, व्हाटएवर, मुझे खींचना है तो धक्का मारना है, तो जहां तक मेरा हाथ है वो मेरी रेंज है, वहां उसके अंदर आप एंटर करेंगे, आप मेरी फोर्स को फील करेंगे, बाहर जाएंगे नहीं फील करेंगे। आप इधर से आएंगे मैं तब भी लगाऊंगी, आप पीछे से आएंगे मैं तब भी लगाऊंगी। आप सोचेंगे कि चलो जी हम तो हवा में लटक के नीचे उतर आते हैं, मैं तब भी लगा सकती हूँ। आप कहेंगे कि हम तो नीचे से, जमीन में से निकल के ऊपर को आएंगे, मैं तब भी लगा पाऊंगी। मीन्स from every direction, from all the direction I am able to apply that force। यानी कि मेरे चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो गया है, एक स्पेस क्रिएट हो गया है, जिस स्पेस में आप लोग मेरी फोर्स को फील करेंगे, एंड दैट रीजन विल बी माई फील्ड। तो एग्जैक्टली सेम एक चार्ज के साथ भी होता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके नज़दीक आप इधर से कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, बेचारा इधर आएगा, ये इसको धक्का मारेगा, धड़ाम, इधर से आएगा इसको धक्का मारेगा, इधर से आएगा इसको धक्का मारेगा, इधर से आएगा इसको धक्का मारेगा, इधर से आएगा इधर से आएगा, किसी भी डायरेक्शन से। तो अगर आप एक चार्ज को एक बॉल अज्यूम करते हैं तो उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी स्फीयर जनरेट हो गया, जिस स्फीयर के अंदर एंटर करते ही दूसरा चार्ज उसकी फोर्स को फील करेगा और बाहर जाते ही उस फोर्स को फील नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वांटिटी क्यों इनकॉर्पोरेट करनी पड़ी, बिकॉज वी वांटेड टू नो द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। हम उस मैकेनिज्म को जानना चाहते थे, दैट इज वाई हमने इस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये कि आप लोगों को ये पता है कि फिजिक्स इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। मीन्स क्या है कि फिजिक्स इतनी बात से तो सेटिस्फाई होती नहीं है कि ये क्वांटिटी ये है भैया, ये जगह है, इस जगह पे फोर्स इतनी चेंज हो रही है तो ये फील्ड है। वो तो आपसे ये भी पूछेगी कि हाउ मच अमाउंट, कि जब तक आप उसको कैलकुलेट नहीं कर लेते ये इन्फॉर्मेशन को इनकम्प्लीट मानेगी। तो उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए मैं मैथमेटिकली अगर डिफाइन करूं कि आपने मेरी फोर्स आपने मेजर करनी है इस डायरेक्शन से, तो किसी चार्ज को मेरे नज़दीक लाना पड़ेगा। चेंज क्या हो रहा है, फोर्स ही चेंज हो रही है, और किसके ऊपर लग रही है, एक चार्ज के ऊपर। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय E vector and this will be electrostatic force per unit test charge। टेस्ट चार्ज मतलब वो चार्ज जिसके ऊपर आप टेस्ट कर रहे हैं, जिसके आप ऊपर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है कहानी में कि लिमिट
Q नॉट अप्रोचेज टू ज़ीरो भी साथ में आ जाता है। अब Q नॉट अप्रोचेज टू ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि जो टेस्ट चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए? अब आपको मेरी फोर्स मेजर करनी है, राइट? अब अगर मेरी फोर्स मेजर करनी है, मेरे नज़दीक किसी चार्ज को लेकर आएंगे आप ना। अब किसी चार्ज को लाएंगे, मैं भी एक चार्ज हूँ, दूसरा भी एक चार्ज है, अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी वो मेरे ऊपर नहीं लगाएगा क्या? मैंने आपको कहा कि आप मेरे नज़दीक इधर से आएंगे, मेरे हाथ की रेंज में आएंगे तो मैं धड़ाम से फोर्स लगाऊंगी। आपको भी तो हाथ दिए हैं भगवान ने, आप कहेंगे हाथ तो मुझे भी दिए, ले तू भी धक्का खा। तो मेरी फोर्स कैसे मेजर होगी? मैंने 10 न्यूटन आपके ऊपर फोर्स लगाई, आपने 6 न्यूटन बैक मेरे ऊपर लगा दी। अब कोई सामने खड़ा बंदा मेजर कर रहा है मेरी फोर्स को, वो तो 4 न्यूटन मेजर करेगा, क्योंकि आपको तो पुश 4 न्यूटन का लगा। तो मेरी कैपेबिलिटी मेजर नहीं हो पाई। मेरी कैपेबिलिटी को मेजर करने के लिए इट इज़ मैंडेटरी कि मेरे ऊपर काउंटर जो एक्शन है वो ना किया जाए, कि मतलब आप आएँ, मेरा थप्पड़ खाएं और चुप करके चले जाएं और मुझे आप कुछ भी ना कर पाएँ। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब मेरे सामने आने वाला बंदा या बंदी वो इतना छोटा हो कि अगर वो मुझे अपनी मैक्सिमम फोर्स मेरे ऊपर अप्लाई कर भी देता है, वो मेरे ऊपर अपनी फोर्स लगा भी देता है, तो मुझे फील ना हो। लाइक गुलीवर सॉर्ट ऑफ, कि गुलीवर जब लिलीपुट में था, बोने थे, उसको मारी जा रहे उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तो एग्जैक्टली सेम कि गुलीवर के सामने वो लिलीपुट के बौने खड़े होने चाहिए, तब हम मेजर कर पाएंगे गुलीवर की कैपेबिलिटी। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर है कि हमें फोर्स पर यूनिट चार्ज लेना है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज जिसको यूज़ करके आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, जिसको आप इधर से इसके नज़दीक लेकर आ रहे हैं, ये चार्ज क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट, बस अब बहुत छोटा, टाइनी सा, छोटू सा चार्ज होना चाहिए, ताकि अगर ये बैक फोर्स लगाए तो उस फोर्स को ये फील ना कर पाए ना। अब आप कहेंगे फील तो हम वैसे भी नहीं करते कुछ, लेकिन मैथमेटिकली इट शुड बी देयर। तो ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। मैथमेटिकली हमें समझ आ रहा है इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट्स लेने की कोशिश करूँ, न्यूटन पर कूलम, एसआई यूनिट्स हो गए, सीजीएस यूनिट्स चुड़ैल पर स्टैट कूलम। चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इट इज़ डायन पर स्टैट कूलम। आपको पता है कि न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट डायन। सो डायन पर स्टैट कूलम क्या हो जाएंगे? सीजीएस यूनिट्स, एंड एसआई यूनिट्स हो जाएंगे न्यूटन पर कूलम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, किसी भी बॉडी के लिए लिखनी है, पॉइंट चार्ज के लिए हम फोर्स कैलकुलेट करके आ चुके हैं। हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, F वाज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q है और दूसरा Q नॉट है एट अ डिस्टेंस R, तो फॉर्मूला हो जाता है Q नॉट बाय R स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? R कैप। मुझे लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैथमेटिकली इट इज़ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट हम इसके ऊपर कर रहे हैं, F/Q। अब आप करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर अपॉन Q नॉट R क्यूब। Q नॉट से Q नॉट मर गया, सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। तो ये था एग्जैक्टली कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा फॉर अ पॉइंट चार्ज। पिछले लेक्चर के अंदर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी की कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मेजरमेंट्स कैसे होंगी। हमने लाइन इंटेग्रल्स वगैरह के कॉन्सेप्ट किए, तो उसी सीक्वेंस में, उसी सीक्वल के अंदर कहानी को बढ़ाते हुए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिराइव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कि पॉइंट चार्ज वगैरह तो सब हैंडल हो जाएंगे, बच्चों का खेल हो गया ये। तो अब आप फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आपको ये भी कहा जा सकता है कि लाइन चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। पिछले लेक्चर के अंदर जैसे हम फोर्स की बात कर रहे थे, सो वी आर गोइंग टू कंसीडर अ लाइन चार्ज। मतलब मेरे पास इन्फिनिटी तक इधर एक वायर जा रही है और उस वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए, जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताना होता है कि व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़। तो यहाँ पे आप बेसिकली कोलम्स लॉ को ही यूज़ करेंगे। सो यू विल से दैट वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलम्स लॉ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। उसके बाद आपको अपनी कंसीडरेशन, अपना सिस्टम कंसीडर कीजिए, उठाइए अपना साम जो भी सामान आपका पड़ा हुआ है, ताम झाम जो भी है, और अपना काम करना शुरू कर दीजिए। अब वो सामान उठाने के अंदर मैंने क्या किया, आई हैव कंसीडर्ड अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ।
अब मुझे पता है कि जब इनफाइनाइट लेंथ हो गई, मुझे इसकी लेंथ तो पता नहीं है, तो मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। सो लेट अस सपोज इट हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में समझाया है कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। अगर बॉडी 1 डायमेंशनल है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, 2 डायमेंशनल है तो चार्ज पर यूनिट एरिया विच इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इज डिनोटेड बाय रो। रो सिंबल से रोना नहीं है, हंसना है, हंस के काम करना है। तो लैम्डा के साथ हम इसको डिनोट करेंगे। लेट अस सपोज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज लाइंग समवट हियर एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दिस पॉइंट O। मान लीजिए ऐसे आपके ऊपर से एक वायर जा रही है, आप यहाँ नीचे खड़े हैं, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपका वायर के साथ, ये मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। अब यहाँ पर हम रिडक्शन अप्रोच यूज़ करेंगे, हम सिस्टम को तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, एक टुकड़े के लिए मेजरमेंट्स करेंगे, इंटीग्रेशन करके हम पूरे सिस्टम के लिए काम कर लेंगे। सो लेट अस कंसीडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ दिस वायर ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पॉइंट O। मैंने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन, बहुत छोटू सा प्यारा सा टाइनी सा पोर्शन कंसीडर कर लिया dx। अब इसके, क्योंकि ये बेचारा है ही छोटू, तो इसके ऊपर चार्ज भी छोटू सा होगा dq। अब इस छोटे से पोर्शन की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्या होगी, कैसे होगी। जब भी आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, बिकॉज E वाज इक्वल टू F अपॉन Q। तो डायरेक्शन वही होगी, लेकिन हम देखेंगे कैसे, क्योंकि चार्ज तो एक ही है। हमें क्या करना होता है, आपको एक टेस्ट चार्ज अपनी मर्जी से यहाँ रख देना होता है, मतलब आपको टेस्ट चार्ज लेके घूमना पड़ेगा बार बार। तो वो टेस्ट चार्ज Q0 आप यहाँ पर रख दीजिए। अब ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी इन दिस। तो ये इसकी वजह से छोटू सी फील्ड बेचारी DE इस डायरेक्शन के अंदर आ गई। नाउ व्हाट विल हैपन कि मैंने मान लिया कि ये फील्ड जा रही है इसके साथ थीटा एंगल पे, दिस इज वर्टिकल, ये थीटा एंगल पे जा रही है। अगर ये थीटा एंगल पे जा रही है तो आई विल रिजॉल्व इट्स कंपोनेंट्स। अब मैं कंपोनेंट्स रिजॉल्व करूंगी तो वो कंपोनेंट्स देखिए इस डायरेक्शन में, जिधर थीटा होता है उस साइड कंपोनेंट आता है कॉस थीटा, तो DE कॉस थीटा इस डायरेक्शन में एंड DE साइन थीटा इन दिस डायरेक्शन। इस तरीके से हो गया। अब क्या है कि ऐसे छोटे छोटे सारे टुकड़े काट के हमें उसके बाद इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इस DE की वैल्यू लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट DE विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, यू विल राइट मैग्नीट्यूड ओनली। वैल्यू Q1 Q अपॉन R स्क्वायर, ही फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा DQ अपॉन R मतलब डिस्टेंस। इफ दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज P ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा AP का स्क्वायर। और ये AP किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, दिस इज थीटा, दिस इज 90, ये क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो DE विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, इसकी रूट इसका स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, आपको डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट P है, इसको इस डायरेक्शन में आप सपोज Q कह दीजिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग PQ। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग PQ। ये है DE। जब तक DQ पुट नहीं करवाएंगे तब तक फिर एक्सप्रेशन इज इनकम्प्लीट। तो DQ की वैल्यू अब मैं कहाँ से लूँगी, हमें क्या पता है, चार्ज डेंसिटी पता है। अब चार्ज डेंसिटी इस छोटू से प्यारे से पोर्शन के लिए किसके इक्वल होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका ही चार्ज इसकी ही लेंथ। तो DQ यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा DX। ये वाली वैल्यू DQ की हम इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करवा देते हैं। सो DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DX अपॉन ये स्क्वायर से ये रूट निस्तनाबूत R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास DE की आ गई। अब हमें करनी है इंटीग्रेशन, क्योंकि टोटल फील्ड E लेने के लिए इस DE की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन मीन सम मतलब ये छोटे छोटे DE इन छोटे सारे dx की वजह से जो DE हमें मिलते जा रहे हैं, उन सबको हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। लेकिन आप देखिए अगर x डिस्टेंस पे यहाँ पर dx है तो इसी डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे एक dx यहाँ पर भी होगा। इधर 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2, इधर भी 3, इधर भी 3, तो सारे डिस्टेंसेस सेम आएंगे।
इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब इसका डिस्टेंस x है तो इसका भी x होकर r² + x² हो जाएगा। इसकी फील्ड भी इस डायरेक्शन में जाएगी DE, इसका एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे, इस डायरेक्शन के अंदर DE cos थीटा कंपोनेंट जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर DE sin थीटा कंपोनेंट जाएगा। अब होता क्या है कि मैथमेटिक्स के अंदर हमें तो या हॉरिजॉन्टल सॉल्व करना आता है या वर्टिकल, तो हम करते क्या हैं कि हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व कर लेते हैं, वर्टिकल को अलग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की एडिशन अलग से करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स की एडिशन अलग से करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स DE sin थीटा आर एग्जैक्टली बैलेंसिंग ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कोई भी नहीं बचेगा, बचेगा क्या, वर्टिकल 1 DE cos थीटा। सब सारे dx के DE cos थीटा इस डायरेक्शन में आते जाएंगे। इसका मतलब जो हमें इंटीग्रेशन करनी है, you will say here that this DE can be resolved into two components, DE cos theta and DE sin theta, and DE cos theta means vertical components of all the elements will get added up, but DE sin theta means horizontal components of all the elements will be cancelling each other. So net field E will be equal to integration किसका हो जाएगा, DE cos theta का, और इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, along y axis। along आपने इस पॉइंट को O कहा, P कहा, Q है, इसको Q डैश कह दीजिए, तो along OQ डैश, ये होगी डायरेक्शन। अब कुछ नहीं करना, सारा काम हो चुका, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करवानी है और इसको इंटीग्रेट करना है। सो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन r² + x²। डायरेक्शन इज अलोंग OQ डैश। बट नाउ प्रॉब्लम इज़ कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना होता है फिजिक्स के अंदर, जब भी हम डेरिवेशंस करते हैं, आप लोग हमेशा एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एक छोटा सा हम लोगों ने हार्ड एंड फास्ट रूल सा बनाया हुआ है कि विद इन इंटीग्रेशन आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल रहना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए, ताकि उनको आप धक्का मार के बाहर निकाल सकें और एक वेरिएबल के साथ बड़े आराम से अंदर काम कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पर लैम्डा इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब ये जो x है यहाँ पे, दिस x इज वेरिएबल बेसिकली, लेकिन इस x के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, इस डायरेक्शन में भी -∞, इस डायरेक्शन में +∞, मीन्स जो इन लिमिट्स हैं हमारी -∞ से +∞। सो 1/r² + x² इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व। इंटीग्रेशन जो है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है सॉल्व करना, और रादर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स बदल लेंगे। एंगल्स की टर्म में काम करना बहुत आसान है, बहुत, क्योंकि देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगी, इस ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करती हूँ, कंसीडरिंग ट्राइंगल PAO, इन दिस ट्राइंगल यू कैन राइट दिस x अपॉन r, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो x अपॉन r विल बी इक्वल टू tan थीटा और x विल बी इक्वल टू r tan थीटा। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2। अब मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx/d थीटा इज इक्वल टू r सीकेंड स्क्वायर थीटा, और dx इज इक्वल टू r सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई dx की। अब ये इक्वेशन 2 और 3 को 1 में करवा दीजिए पुट। तब जब यहाँ पर हम इसको पुट करवाएंगे, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, अब लिमिट्स भी बदल जाएंगी। जब x की वैल्यू -∞ है और r tan थीटा की वैल्यू -∞ कहाँ पर होती है, -π/2 ना, -90 डिग्री पे, मतलब यहाँ आ जाएगा -π/2, ऊपर है +∞। tan की वैल्यू जब x ∞ है तो tan क्या हो जाएगा, π/2। तो लिमिट्स थीटा की फॉर्म में हो जाएंगी -π/2 से +π/2। वैसे भी आप देखिए ये एंगल थीटा है, जैसे जैसे ये वायर इधर लंबी हो जाएगी, ये थीटा ऐसे ऐसे होता होता, क्योंकि दिस वन इज थीटा, ये ऐसे ऐसे होता होता क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इन्फिनिटी पे जाके। तो एक साइड पे -π/2 और दूसरी साइड पे +π/2। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, dx की वैल्यू पुट करवाई r सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, अब आपको पुट करवाना है r² प्लस x की वैल्यू पुट करवानी है r tan थीटा, सो r² tan स्क्वायर थीटा। ये हमने वैल्यूज़ करवा ली पुट। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर भगा दिया जाएगा क्योंकि हमें बहुत परेशान कर रही हैं ये, हम नहीं चाहते इनको अंदर रखना। सो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -π/2 टू +π/2,
अंदर क्या है r सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ से भी आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगले स्टेप में बहुत जेलस फील हो रहा होगा कि मैंने यहीं पर इरेज करके लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा तो हम भूल ही गए क्योंकि डी कॉस थीटा हमारा चल रहा था, तो एक कॉस थीटा हमारी पिछली हर एक्सप्रेशन में से साथ साथ आ रहा था, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू पुट करवाई, ये डी ई की वैल्यू पुट करवाई, उसके साथ कॉस थीटा भी तो पड़ा था, भूल गए। तो वो कॉस थीटा चला आ रहा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा, आर से आर कैंसिल, सो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर। ये हमारे पास बच गया, दिस आर इज कांस्टेंट, आप इसको भी बाहर ले सकते हैं, तो ये 1 बाय आर भी बाहर आ गया। अब देखिए ये जो कॉस थीटा है दिस इज इवन फंक्शन, इसका मतलब क्या है, क्योंकि कॉस के अंदर अगर आप प्लस पुट करवाएं तो भी ये प्लस रहेगा, माइनस पुट करवाएं तो भी प्लस रहेगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल है कि अगर विद इन इंटीग्रेशन आपके पास इवन फंक्शन हो और लिमिट्स माइनस ए से प्लस ए हो, तो आप उसको ट्वाइस करके लिमिट को 0 to a लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ट्वाइस किया, यहाँ से 0 से पाई बाय 2 किया, नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर, ये आ गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट्स 0 to पाई बाय 2। अब आप इसको पुट करवाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर, हमारी डायरेक्शन भी साथ साथ चल रही थी, अलॉन्ग हमने लिखा था ओ क्यू डैश, अलॉन्ग ओ क्यू डैश, अलॉन्ग ओ क्यू डैश, अलॉन्ग ओ क्यू डैश, अंदर साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाय 2 इज़ 1, साइन 0 इज़ 0, तो हमारे पास ये सिर्फ हमारा आंसर आ गया। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर, ओ क्यू डैश वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।